तो आज हम कवर करने वाले हैं एबीएफएम के मॉड्यूल ए से रिलेटेड दो नए चैप्टर। एक है स्टाफिंग एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। और दो चैप्टर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और साथ के साथ प्लानिंग का चैप्टर कवर कर चुके हैं। उनके वीडियोस, उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। सो मेक श्योर एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ एंड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं वहां पर। जल्दी से जल्दी वहां पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को एट द लिंक iibf.info/app। अगर आप iOS यूजर हैं तो ORG कोड रहेगा GEGKT। GEGKT इज द ORG कोड। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट जल्दी से। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं श्योर शॉर्ट ट्रिक्स टू क्लियर दिस CIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर। So the question one here, it says it's related to staffing. A fast growing टेक फर्म इज स्ट्रगलिंग। तो एक फास्ट ग्रोइंग टेक फर्म है जो कि स्ट्रगल कर रही है अपने एम्प्लॉयज के टर्नओवर के साथ, डिस्पाइट वो कॉम्पिटिटिव सैलरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट स्टिल दे आर फेसिंग द इश्यूज। अभी भी उनको इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका टर्नओवर जो है वो ज्यादा है, एम्प्लॉय छोड़ करके जा रहे हैं। Exit interviews reveal that employees feel disconnected and their non-monetary needs are unmet. Which principle of staffing importance directly addresses this issue by emphasizing that financial rewards are not the sole drivers of the employee dedication. तो क्या चीज हो सकती है? Facilities control, develops potential manager, motivation to work, या emphasis on the human element. So what it would be? देखो, सिचुएशन बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि एम्प्लॉयज को एक चीज और कनेक्ट करती है, दैट्स अ नॉन मॉनेटरी इंपॉर्टेंस, राइट। एंड स्टाफिंग प्रिंसिपल में एक की पॉइंट होता है कि एम्प्लॉयज सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होते हैं। उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए, बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए ग्रोथ की। तो जो बेसिक चीजें रहती हैं, प्रिंसिपल हाईलाइट करता है कि कंपिटिटिव सैलरी जो है यानी कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। लेकिन वो अकेले सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते, लॉयल्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। कुछ एक नॉन मॉनेटरी आपके फैक्टर भी होते हैं, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए, चैलेंजिंग जॉब होना चाहिए, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन भी है कि उनको वैल्यू फील हो अपनी, बिलोंगिंगनेस एंड कल्चर भी है कि टीम स्पिरिट रहे, उनको कनेक्शन रहे, एंड करियर डेवलपमेंट भी है यानी कि ट्रेनिंग, प्रमोशन, मेंटरिंग, ये इक्वली साथ में रिक्वायर्ड रहते हैं। सो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है वो अकेले यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। So option C over here is basically would be the right answer here. Why not facilitates control? Facilitates control क्यों नहीं है? Facilitate control होता है कि how well trained the staff basically adhere to the plans। कि well trained staff जो होता है वो प्लान से किस तरह से टिका रहता है उसके बारे में है, जो बेसिकली परफॉर्मेंस डेविएशन को रिड्यूस करता है, लेकिन वो मोटिवेशन के इशू से अलग है, राइट। सो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, दैट्स डेवलप्स पोटेंशियल मैनेजर्स। तो डेवलप्स पोटेंशियल मैनेजर का कंसर्न जो होता है वो रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, राइट। जो पोटेंशियल चाहिए रहता है फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए, राइट। तो ये करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है। दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी टॉक अबाउट द मोटिवेशन टू वर्क, तो ये बेसिकली ये कहता है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मोटिव नहीं करते एम्प्लॉयज को। एक्सेप्टेंस जो रहता है, रिकॉग्निशन जो होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स हैं। एंड ये डेफिनेटली जो सिनेरियो दिया गया उसके साथ अलाइन कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। A large retail company decides to give its regional store managers full authority over their store's budget, local marketing campaigns, and hiring decisions, and moving away from a model where all major decisions were made at the corporate headquarters। तो पहले क्या होता था कि हेडक्वार्टर्स से सारे डिसीजन होते थे, लेकिन अब उससे हट करके एक चीज की जा रही है कि एक बड़ा जो कंपनी स्टोर है वो कहता है कि नहीं भाई, हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी रहेगी उनके स्टोर के बजट को लेकर के, मार्केटिंग कैंपेन को लेकर के, हायरिंग डिसीजन को लेकर के। दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इज क्लियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट एम्ड एट इंप्रूविंग रिस्पॉन्सिवनेस एंड द मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। तो इसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो,
डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा आंसर इसका। क्यों रहेगा? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन होती है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो हायर लेवल से हटा करके, यानी कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से हटा करके लोअर लेवल्स पर भी देते हो, लाइक रीजनल मैनेजर्स को दे दी, लोकल मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दी। अब इस सिनेरियो में भी यही किया गया है। जो रीजनल स्टोर मैनेजर्स की अथॉरिटी है रिलेटेड टू बजट, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू हायरिंग, वो लोकल लेवल पर दी गई है। कंपनी जो है वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग से अब जा रही है हट करके किसकी तरफ? डिसेंट्रलाइज की तरफ, क्योंकि इससे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है। बिकॉज लोकल मैनेजर जो होंगे वो ज्यादा क्विक वे में डिसीजन ले पाएंगे, टेलर्ड डिसीजन ले पाएंगे अपनी मार्केट के हिसाब से। इससे मैनेजरियल की इफेक्टिवनेस जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की इंपावरमेंट होती है। सो की बेनिफिट क्या रहेगा कि रिस्पॉन्सिवनेस बेटर होती है, मैनेजरियल मोटिवेशन होती है, वर्कलोड हेडक्वार्टर के ऊपर कम होता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट जो यहां पर बनाया जा रहा है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन तो आप समझ गए कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना। व्हाट डू मीन बाय द लाइन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है ना सुपीरियर्स के बीच में और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। लाइक हियर वी आर हैविंग द सुपीरियर्स, राइट, और यहां पर है सबॉर्डिनेट्स। तो इनके बीच में जो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली चेन ऑफ कमांड को डिस्क्राइब करती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है कंपनी को डिपार्टमेंट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज। लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना देंगे। इसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो कंपनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर की तरह ही होती है। उसके कोर चेंजेस जो होते हैं वो बेसिकली लोकस ऑफ अथॉरिटी की तरफ होते हैं। लाइक जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग अगर आप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, बट नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग काम को लेकर के होता है कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, इसमें इस चीज की एक्सपर्टीज है, राइट? चलिए, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है रिलेटेड विद द स्टाफिंग। तो स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट सेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नीड्स टू क्विकली हायर अ लार्ज नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स फॉर 3 months प्रोडक्शन सर्ज, राइट? 3 महीने के लिए प्रोडक्शन काफी बढ़ने वाला है, उसके लिए सेमी स्किल्ड आपको पर्सन चाहिए, बड़ी तादाद में चाहिए। एचआर मैनेजर डिसाइड करते हैं कि वो एक मेथड यूज करेंगे जहां पर स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल जो होंगे वो बेसिकली सप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड मैन पावर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। विच एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड हियर? तो क्या यहां पर मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को हायर कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को रीच आउट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एट द फैक्ट्री लेवल है, या फिर रिकमेंडेशंस के बेस पर है? देखो, अगर हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की बात करें वो बेसिकली मैन पावर को जरूर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के में अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप स्पेशलिस्ट लोगों को भेजोगे जो बेसिकली सप्लाई करेंगे वर्कफोर्स को। तो डेफिनेटली हम यहां पर एजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर मोर प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो सप्लाई करेंगे, राइट? एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो मैन पावर को सप्लाई करते हैं, खास करके फैक्ट्रीज को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। एंड ये सेम सिनेरियो यहां पर मैच कर रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एट द फैक्ट्री लेवल, उसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जो फैक्ट्री गेट के बुलेटिन बोर्ड होते हैं ना उनके ऊपर वैकेंसीज पोस्ट कर देते हो, राइट? वो एक डायरेक्ट एप्लीकेशन का मेथड है, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट स्पेशलिस्ट को हायर करते हुए आप वर्कफोर्स ले रहे हो, वो मेथड नहीं है। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। एंड अगर रिकमेंडेशंस की बात करें उसमें क्या होता है कि आप वैकेंसीज को फिल करते हो सजेशंस के बेस पर, लाइक कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो है आपका, उसकी गुडविल है कंपनी के साथ, तो उसकी सजेशन के बेस पर आप हायरिंग करते हो, वो होता है रिकमेंडेशन। सो दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स अगेन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग, राइट? So a manager is applying Levin's change management model to implement a new company wide software, right? तो क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाई कर रहे हैं लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ओल्ड सिस्टम and the benefits of the new one, with the specific goal of making employees understand that the change is very necessary. Which stage of Levin's model is the मैनेजर करेंटली एग्जीक्यूटिंग? तो कौन सा हम फेज जो है वो मैनेजर फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? देखो, अब अगर हम लेविन्स मॉडल की बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
लेविन्स मॉडल, ठीक है। तो ये जो लेविन्स मॉडल होता है ना, इसमें आपके पास 3 स्टेजेस होती हैं। हियर वी आर हैविंग द 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। एंड ये स्टेजेस क्या-क्या है? 1 इट इज रिलेटेड टू अनफ्रीज, 1 इट्स रिलेटेड टू अनफ्रीज। सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू चेंज, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। फिर होता है रीफ्रीज, राइट? रीफ्रीज होता है। तो अनफ्रीज स्टेज में क्या होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि देखो चेंज की जरूरत है, करंट स्टेटस को हमें चैलेंज है, एंड एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करते हैं मेंटली कि भाई ये चेंज रिक्वायर्ड है। दूसरा होता है चेंज, दैट इज ट्रांजिशन। इसको सेकंड स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन, या वी से इट टू बी मूविंग, राइट? ये ट्रांजिशन होता है, राइट? अब इसमें क्या होता है, हम नए प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं, सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? एंड फर्दर फिर थर्ड स्टेज आती है उसके बाद। ये सेकंड स्टेज होगी। फिर थर्ड स्टेज आती है, दैट इज अ रीफ्रीज, यानी कि हम चेंज को स्टेबलाइज करते हैं, पॉलिसीज को, कल्चर को, प्रैक्टिसेस को रीइंफोर्स करते हैं। अब इस सिनेरियो, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझें, तो मैनेजर फोकस कर रहा है एक्सप्लेन करने से रिलेटेड कि शॉर्टकमिंग्स को बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बेनिफिट के। तो वो बेसिकली अनफ्रीज स्टेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू द अनफ्रीज स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है यहां पर, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज रिलेटेड टू द स्टाफिंग। So an organization's appraisal system, an organization's performance appraisal system requires supervisors to document specific instances of both highly effective and ineffective employee behavior as they occur throughout the year. This data is then used during the annual review to provide concrete examples of performance. Which post-oriented appraisal method is being used? ठीक है। तो पास्ट ओरिएंटेड जो अप्रेजल मेथड है, नॉट पोस्ट ओरिएंटेड, पास्ट ओरिएंटेड जो अप्रेजल मेथड है, वो कौन सा इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, उसके बारे में हमने बताना है, राइट? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक है रेटिंग स्केल्स, दूसरा है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड इट्स क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड, फोर्थ इट्स ट्रेट एनालिसिस। नाउ सी, जो रेटिंग स्केल होता है वहां पर हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ द ऑप्शन 1, जो रेटिंग स्केल होता है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो न्यूमेरिकल स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया लाइक डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, इनको न्यूमेरिकल स्केल के ऊपर हम क्वांटिटेटिव समरी बनाते हैं, ठीक है। रेदर देन कि हम स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जांपल को कलेक्ट करें, वो चीज नहीं करते, हम एक क्वांटिटेटिव समरी रेडी करते हैं। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें कंपेल किया जाता है, यानी कि जो रेटिंग करने वाले पर्सन है ना, जो ज्यूरी है, जो जज है, उनको कंपेल किया जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो इंप्लॉयज को एक रेटिंग स्केल के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस को एज्यूम करो, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप एवरेज नंबर लगा दो, कुछ कर दो। वो कंपैरेटिव होता है, वो इंसिडेंट बेस्ड अप्रोच नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ ऑप्शन सी इट्स रिलेटेड टू द क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। देखो, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है कि एक पास्ट ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक होती है, ये पास्ट ओरिएंटेड, जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो पास्ट ओरिएंटेड आपकी एक अप्रेजल टेक्निक है, जहां पर जो सुपरवाइजर्स हैं, वो कुछ एक इंस्टेंसेस को, जो कि इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर को दर्शाते हैं एम्प्लॉय के, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनके इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? यानी कि आप रियल इंसिडेंट के ऊपर फोकस करते हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है। हम जनरल इंप्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, दैट इज अ केस। अब इस केस में क्या होता है कि आप एनुअल रिव्यू के दौरान इन इंसिडेंट्स को एक कंक्रीट एग्जांपल की तरह इस्तेमाल करते हो, ताकि आप परफॉर्मेंस रेटिंग को एंड फीडबैक को सपोर्ट कर पाओ, राइट? दैट्स द केस। अब अगर यहां पर समझने वाली बात है, तो आप एक्चुअल एम्प्लॉय बिहेवियर को देखते हो, उनके ट्रेड्स को नहीं देखते हो, आप स्पेसिफिक फीडबैक देते हो, कोई वेग जजमेंट नहीं दे देते हो। ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप ट्रेनिंग नीड, डेवलपमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओ, एंड डेफिनेटली कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स आपको यहां पर करने पड़ेंगे। सो आंसर जो यहां पर है, दैट इज एक्चुअली द ऑप्शन सी, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। उसमें यही चीज रहती है। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, जो ट्रेट एनालिसिस होता है, वहां पर वी डू यूज अ चेकलिस्ट। तो ट्रेट एनालिसिस के केस में हम एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय के ट्रेड्स के लिए, विद यस और नो क्वेश्चंस। हम इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, राइट? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इंसिडेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which is again related to the
organizing, it says that during a corporate restructuring, the management team is analyzing the company using the McKinsey 7S framework. They are specifically focusing on the company's fundamental principles and guiding ethics that dictate how work is done and the decisions are made, believing these are the core of the company culture. विच ऑफ द 7S एलिमेंट दे आर एग्जामिनिंग, तो कौन सा 7S एलिमेंट है जिसको एग्जामिन कर रहे हैं? मैं दोबारा से बताता हूं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, मैनेजमेंट टीम एनालाइज कर रही है, कंपनी को मैकेंस्के का 7S फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड फोकस कर रहे हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, गाइडिंग एथिक है, वो किस तरह से बताते हैं कि काम कैसे होगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। इस चीज को विश्वास में रखते हुए कि ये कंपनी के कोर कंपनी कल्चर है, तो कौन सा एलिमेंट 7S का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वी नीड टू आंसर, राइट। उसी के बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले ना हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो टोटल 7 एलिमेंट्स आर देयर, राइट। 7 ऐसे रहेंगे, तो 7 एलिमेंट्स हैं, राइट। एंड ये जो फ्रेमवर्क है, इसमें 7 इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है इफेक्टिवली, राइट। एंड इनको हम डिवाइड कर सकते हैं हार्ड एस में एंड सॉफ्ट एस में। हार्ड एस का मतलब होता है जो ज्यादा टेंजिबल है, जिनको डिफाइन करना आसान है। सॉफ्ट एस का मतलब होता है जो इनटेंजिबल है, जो कल्चर से रिलेटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, राइट, वो होते हैं। अब हार्ड एस में भी इफ वी लुक एट, वी आर हैविंग द स्ट्रेटेजी। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी। सेकंड जो होता है दैट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। थर्ड जो है दैट्स रिलेटेड टू सिस्टम्स, राइट। ये मैं हार्ड एस की बात कर रहा हूं, ये तीनों ही हार्ड एस है ना। इफ वी लुक एट द स्ट्रेटेजी, तो बेसिकली प्लान जो डिवाइस किया गया है कंपिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए, उसके बारे में, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अरेंज किया गया, हायरार्की क्या, रिपोर्टिंग लाइन क्या, उसके बारे में है। सिस्टम की बात करें तो डे टू डे प्रोसेसेस प्रोसीजर्स क्या, उनके बारे में। सो दीज आर द टेंजिबल पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये टेंजिबल पार्ट है। अब हम बात करने वाले हैं अनदर 4S के बारे में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली जो चीज है दैट्स द शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज है, देन इट्स रिलेटेड टू स्टाइल, then it's related to the staff and further it's related to the skills। ये हमारे सॉफ्ट एस के साथ रिलेटेड है, जहां पर इंटेंजिबिलिटीज है। यानी कि जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो आपका जो कंपनी का कोर बिलीफ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कल्चर क्या, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। अगर स्टाइल की बात करें तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप स्टाइल, ओवरऑल ऑपरेटिंग अप्रोच क्या है टॉप मैनेजमेंट की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी इंटेंजिबल है। इफ वी लुक एट द स्टाफ, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके डेमोग्राफिक्स, कैपेबिलिटीज, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सब चीजें कवर है। देन इट्स रिलेटेड टू स्किल्स, कि एक्चुअल जो कंपिटेंसीज हैं, कैपेबिलिटी है एम्प्लॉय की, उनके बारे में, राइट। सो वो स्किल से रिलेटेड हो गया। तो ये 7S का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपके पास, राइट। अब क्वेश्चन में समझो, हियर वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड गाइडिंग एथिक्स। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये हार्ड एस से रिलेटेड होगा या फिर सॉफ्ट एस से रिलेटेड होगा? डेफिनेटली दिस इज रिलेटेड टू सॉफ्ट एस, यानी कि ये चारों में से आंसर है, आइदर शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स। तो ये स्किल से रिलेटेड तो नहीं है, नॉट रिलेटेड टू स्टाफ, नॉट रिलेटेड टू स्टाइल, दिस इज रिलेटेड टू द शेयर्ड वैल्यूज। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द शेयर्ड वैल्यू से रिलेटेड है ये, ठीक है जी। तो शेयर्ड वैल्यूज क्या होते हैं? कोर बिलीफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एथिक्स होते हैं। अब इस सिनेरियो में भी मैनेजमेंट एनालाइज कर रही है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, गाइडिंग एथिक्स को, कि कंपनी के कल्चर के हार्ट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज इन द हार्ट, राइट, एट द हार्ट क्या है। तो दैट्स द केस, ठीक है जी। तो दैट वुड बी इट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A company wants to implement a knowledge management system। एक कंपनी है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहती है, वेयर एम्प्लॉयज आर encouraged to share their undocumented experience based knowledge with each other through workshops and collaborative sessions according to the SECI model by Nonaka and Tekuchi। This process of converting tacit knowledge to tacit knowledge, right, converting tacit knowledge to tacit knowledge among employees is known as well। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं,
या सोशलाइजेशन कहते हैं व्हाट इट इज सेड टू बी, व्हाट इट इज सेड टू बी। देखो, जो एसईसीआई का मॉडल है उसके बारे में फटाफट से समझते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। एक चीज होती है सोशलाइजेशन, वन इट इज रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि आप टेसिट को टेसिट में कन्वर्ट करते हो। टेसिट मतलब कि आप एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली शेयर करते हो, आप मेंटरिंग करते हो, वर्कशॉप करते हो, ठीक है। यानी कि दिस इज द केस ऑफ द टेसिट टू टेसिट, दिस इज द केस ऑफ टेसिट टू टेसिट। सेकेंड वन जो है दैट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन। नाउ इन केस ऑफ द एक्सटर्नलाइजेशन इट इज बेसिकली टेसिट टू एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये होता है टेसिट टू एक्सप्लिसिट। नो, यानी कि आप टेसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मैनुअल्स में, डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हो। फर्दर जो थर्ड है दैट्स अ कॉम्बिनेशन, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। यानी कि एक्सप्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपकी आपके बेसिकली एक्सप्लिसिट नॉलेज है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, डाटाबेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो होता है यानी कि एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, ई टू ई लिख देता हूं, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, राइट। एंड फर्दर फिर होता है फोर्थ वन, इट्स रिलेटेड टू इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन। यानी कि एक्सप्लिसिट को टेसिट में कन्वर्ट करते हो, जिसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर एक्सप्लिसिट नॉलेज जो बाहर की नॉलेज है वो बेसिकली हमारी पर्सनल टेसिट नॉलेज बन जाती है, सिमुलेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, राइट, दैट्स द केस। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, बिकॉज हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज टेसिट टू टेसिट, यानी कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डायरेक्ट आपकी जो नॉलेज है वो शेयर हो रही है, राइट, दैट इज टेसिट टू टेसिट नॉलेज, राइट। एंड ये किस तरह से होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, राइट, इनके थ्रू हो सकती है। सो दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, that's related to organizing, and this is question number 8. It says an employee is functionally structured, an employee in a functionally structured organization complains that while they are an expert in their field, they have little understanding of how their work contributes to the company's overall product launch, ठीक है। they feel disconnected from the departments like marketing and sales. This situation highlights which specific disadvantage of a functional structure. ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के किस डिसएडवांटेज के बारे में यहां पर बताया गया है उसके बारे में वी नीड टू आंसर। सी, फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में जो इंप्लॉयज होते हैं उनको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। जैसे एचआर के पर्सन एचआर में जाएंगे, ठीक है, अकाउंट्स वाले बंदे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, लीगल वाले लीगल में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, फंक्शन बन गए, F1 F2 F3, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग होगी, राइट। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनके हिसाब से। अब एडवांटेज ये रहता है कि इसमें एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी जो होती है पर एक डिपार्टमेंट की वो बढ़ जाती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये रहता है कि एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि बिगर पिक्चर क्या है, कि हाउ देयर वर्क इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द बिगर पिक्चर, वो नहीं देख पाते। तो इस सिनेरियो में भी जो एम्प्लॉय है वो स्किल्ड है अपने खुद के फंक्शन में, लेकिन उसको डिस्कनेक्टेड लगता है, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस से डिस्कनेक्टेड लग रहा है, उसको नहीं पता प्रोडक्ट लॉन्च कैसे हो रहा है, सेल्स कैसे बढ़ रही है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, राइट। तो ये फंक्शनल की सिलो प्रॉब्लम, दिस इज अ फंक्शनल सिलो प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि उसको डिस्कनेक्टेड लग रहा है, जहां पर पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है एंड एम्प्लॉय को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज नहीं है, राइट। तो ये डिसएडवांटेज है किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का, राइट। ऑप्शंस देखते हैं, बेसिकली कंपटीशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, मिस्ड चांसेस फॉर इनोवेशन, पोटेंशियल फॉर साइलोस, या फिर अनस्टेबल वर्क इन्वायरमेंट। सो दिस इज ऑप्शन सी। देखो जो मैंने आपको बताया ना, ये डिसएडवांटेज है किसका, फंक्शनल आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका डिसएडवांटेज होता है कि सभी जो स्किल्ड पर्सन है वो एक्सक्लूसिवली एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको क्या चल रहा है पूरी की पूरी कंपनी में। एम्प्लॉय फील करता है डिस्कनेक्टेड, उसको अपने काम की समझ है लेकिन बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, राइट, वो चीज होती है। इफ वी टॉक अबाउट द कंपटीशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, उसका मतलब होता है कि राइवलरी है, लाइक वे ऑफ कोलैबोरेशन में एक दिक्कत आएगी ना, जहां पर एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं कि इसका प्रॉफिट उतना, उसका प्रॉफिट उतना, वो तो राइवलरी हो गया, तो वो तो नहीं है। मिस्ड चांसेस ऑफ इनोवेशन, मिस्ड चांसेस ऑफ इनोवेशन तब होता है जब जो
सिलोड एम्प्लॉयज हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फंक्शन में डिपार्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने कलीग से नहीं सीख पाते डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, राइट? तो वो बेसिकली होता है कि इनोवेशन नहीं रहेगी। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू साइलोस आल्सो, कि जो एम्प्लॉय का प्राइमरी कंप्लेंट रहेगा वो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्टबिलिटी रहेगा, वो इनोवेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो दिक्कत होती है ना इनोवेशन, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इनोवेशन के लॉस का है। इसमें जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू प्राइमरी कंप्लेंट, रिलेटेड टू लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो इनोवेशन की बात कर रहे हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन डी जो है अनस्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है टिपिकली उसको एक स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कोई अनस्टेबल नहीं करता, तो ये तो वैसे ही गलत है। जो फंक्शनल होता है वो स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट पैदा करता है, अनस्टेबल नहीं पैदा करता। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ लॉजिस्टिक कंपनी इज डिजाइनिंग इट्स स्टाफिंग प्लान। एक लॉजिस्टिक कंपनी अपना स्टाफिंग प्लान बना रही है। इट नीड्स टू हायर कोर टीम ऑफ मैनेजर्स एंड एनालिस्ट्स who will be with the company for several years to guide the expansion, but it also needs to hire a large number of delivery drivers just for the holiday season rush. This approach demonstrate a combination of which two type of staffing? तो कौन सी स्टाफिंग रहेगी यहाँ पे? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल स्टाफिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टाफिंग, परवेसिव या फिर कंटिन्यूस स्टाफिंग? विच वन इट वुड बी? which one it would be? तो डेफिनेटली here we are talking about the permanent and temporary staffing के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो जो कोर मैनेजर है, एनालिस्ट है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए आपने हायर करना है ताकि वो एक्सपेंशन को गाइड कर पाए, इसलिए हमें परमानेंट स्टाफिंग चाहिए जो स्टेबल हो, करियर ओरिएंटेड रोल्स देंगे उनको, राइट? दैट्स द केस। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी ड्राइवर्स, वो भी हॉलिडे सीजन के लिए, तो उनको लेट से कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपने हायर करना है, तो वहां पर तो टेम्परेरी या सीजन हायरिंग कर रहे हो ना आप, स्टाफिंग कर रहे हो, तो बेसिकली वो फिक्स टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, एजेंसी हायरिंग के थ्रू कर सकते हैं। दैट वुड बी द केस। तो अगर हम ऑप्शन से मिला के देखें, इट वुड बी लीडिंग टू ऑप्शन सी, दैट इज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टाफिंग। शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म स्टाफिंग। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग, क्वेश्चन नंबर 10th। सो इट सेज a company has a rule that only senior vice presidents can approve expenditures over 50,000 USDs, and this rule is applied consistently across all the departments without any exception. This practice is a hallmark of which organizational approach, which aims to ensure uniformity and control? Decentralization, delegation, centralization, या फिर departmentalization, what it is said to be? तो ये प्रोसेस जो है ना वो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। अब मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, वो भी इस तरह के एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर सकते हैं, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेलीगेशन, तो डेलीगेशन एक एक्ट है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया जाता है किसी सबॉर्डिनेट पर्सन को। जैसे कि मैनेजर ने ऑफिसर को काम दे दिया तो वो डेलीगेशन ऑफ वर्क है, राइट? लेकिन जो सिनेरियो है वो तो लिमिटेशन अथॉरिटी के ऊपर, तो वो असाइनिंग तो कर ही नहीं रहा डाउनवर्ड, तो ये तो आंसर नहीं है। सेंट्रलाइजेशन है, यस इट इज अ केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। व्हाई? तो सेंट्रलाइजेशन का एक हायरार्की की फॉर्मल अथॉरिटी होती है, राइट? हायरार्की की फॉर्मल अथॉरिटी है कि टॉप मोस्ट हायरार्की के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स करेगी यूनिफॉर्मिटी के साथ। जैसे मान लो आपका एक एक्सपेंडिचर है, आपकी ब्रांच लेवल की पावर इतनी है, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होगा वो सारा का सारा आरएम पावर में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सेंट्रलाइज्ड है। दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड थिंग, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है वो ऑलरेडी आपको बताया। वो प्रोसेस है कि आप सिमिलर जॉब्स को ग्रुपिंग कर देते हो इकट्ठे, वो चीज होती है, वो टोटली डिफरेंट हो गया, राइट? तो आंसर जो रहेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन सी हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A manager conducts a performance review where the employee, the manager's supervisor, and the several of the employee's co-workers all provide the input of the employee's performance। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो है, समझो इस चीज को कि here we are having the employee, ये यहाँ पर employee है, ठीक है? एंड अब उसके बारे में कौन कौन बता रहा है? जो मैनेजर का सुपरवाइजर है, ठीक है? जो मैनेजर का सुपरवाइजर, सुपरवाइजर यानी कि टॉप पे आ गया। एंड उसके बाद सुपरवाइजर के बाद सेवरल ऑफ द एम्प्लॉयज कोवर्कर जो सेम लेवल के ऊपर है, एट पार काम कर रहे हैं, वो पर्सन हो गए। फिर उसके बाद जो भी पर्टिकुलर कोवर्कर्स हैं वो सभी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। यानी कि ये सुपरवाइजर भी इसकी इनपुट दे रहा है, ये भी सभी जो कोवर्कर्स हैं वो भी इसके कामकाज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कामकाज कर रहा है। This comprehensive method is designed to gather a wide range of perspectives. What type of performance appraisal is this? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इट्स अ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट तो वो होती है जहां पर सिर्फ साथ वाले बंदे बताएंगे,
ठीक है। रेटिंग जो दी जाएगी वो इंडिविजुअल के को वर्कर्स के द्वारा दी जाएगी एंड उसमें कोई सुपरवाइजर की इनपुट नहीं होगी, उसको कहते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर। अच्छा, नेगोशिएटेड अप्रेजल क्या होता है? नेगोशिएटेड अप्रेजल होता है जहां पर एक मीडिएटर होगा, राइट, एंड वो बेसिकली जो पर्सन होगा वो बेसिकली एडवर्सरियल नहीं होगा, किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ, यानी कि वो एक डिफरेंट प्रोसेस बन जाता है, राइट। तो इन केस ऑफ द नेगोशिएटेड अप्रेजल, तो उसके केस में एक मीडिएटर रहेगा, मीडिएटर यानी कि मैनेजर रहेगा, मैनेजर रहेगा, वो पर्सन एम्प्लॉय खुद रहेगा। अब जो एम्प्लॉय है उसके सबसे पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में देखा जाएगा, फिर उसकी वीकनेसेस के बारे में देखा जाएगा एंड फिर कंस्ट्रक्टिव वे में जो अप्रेजल है वो किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं नेगोशिएटेड अप्रेजल के केस में, लाइक वी आर हैविंग द पॉजिटिव फेज, जहां पर अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, अचीवमेंट को दर्शाता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, यानी कि कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर होता है एक डेवलपमेंटल या कंस्ट्रक्टिव फेज, यानी कि पॉजिटिव्स को एक्नॉलेज करने के बाद जो मैनेजर है ग्रेजुअली वो परफॉर्मेंस गैप्स के बारे में बताता है, वीकनेसेस के बारे में बताता है, इंप्रूवमेंट बता सकता है कि कहाँ कहाँ होनी है। तो एम्प्लॉय जो होता है इस तरह की फीडबैक के बारे में ज्यादा ओपन अप होता है, राइट। दैट इज बेसिकली टू वे सोल्यूशन, ठीक है। वो टू वे सोल्यूशन होता है, कोई डिफेंसिव सोल्यूशन नहीं होता वहां पे। सो दैट इज नॉट द आंसर ओवर हियर, तो ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड ऑप्शन सी, दैट्स अ 360 डिग्री असेसमेंट। तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ये 360 डिग्री फीडबैक असेसमेंट होता है ना, ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है कि आप कमेंट्स लेते हो पार्टिसिपेंट से भी, उसके सुपरवाइजर से भी, उसके पीयर पर्सन से भी, यानी कि जो उनके को वर्कर्स हैं, वर्किंग ग्रुप है, उनसे भी आप सारा का सारा डाटा लेते हो, फीडबैक लेते हो। एंड की आइडिया क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल राउंडेड व्यू मिल जाएगा एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का। अब इस केस में भी जो इनपुट है वो गैदर की जा रही है एम्प्लॉय से भी, उसके मैनेजर सुपरवाइजर से भी, कोवर्कर से भी। तो डेफिनेटली जो मल्टीपल इवेल्युएटर्स होते हैं वो इसमें शामिल है। तो आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव ले सकते हो, राइट। एंड फर्दर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, आप बिहेवियर के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो। एंड ये कॉमनली यूज होता है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लीडरशिप बिल्डिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली मैचिंग द क्राइटेरिया एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहने वाला है, राइट। चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इट सेज अ हॉस्पिटल फॉर्म्स अ टेम्परेरी ग्रुप कंपोज्ड ऑफ सर्जन्स। तो एक हॉस्पिटल है, एक टेम्परेरी ग्रुप बनाता है जिसमें सर्जन्स भी शामिल हैं और नर्सेज शामिल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स शामिल हैं एंड आईटी स्पेशलिस्ट भी शामिल है, सो एज टू प्लान एंड ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। Once the system is fully operational, the group will be dissolved. What type of committee has been formed? Permanent committee, line committee, staff committee या फिर advisory committee? What type of committee is being formed? See, if we are talking about the permanent committee वो होती है जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी, जो रेगुलर में काम करेगी, ऑनगोइंग बेसिस पर काम करेगी, कंटिन्यूस प्लानिंग करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। यहाँ पर तो टेम्परेरी सिनेरियो है, तो दैट इज नॉट द आंसर। लाइन कमेटी की इफ यू टॉक अबाउट, लाइन कमेटी या स्टाफ कमेटी की अगर बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो एज सच डिफाइन नहीं है कहीं पर भी, राइट। तो प्राइमरी जो डिस्टिंक्शन होता है वो या तो परमानेंट होती है या फिर एडवाइजरी कमेटी होती है। सो दीज आर नॉट इन द टाइप ऑफ इट, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडवाइजरी कमेटी, यानी कि ऑप्शन डी के बारे में बात करें, तो एडहॉक कमेटी को बेसिकली फॉर्म किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टेम्परेरी है, एंड जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज एब्सोल्युटली मैचिंग विद इट। ऑप्शन डी इज वेरी राइट आंसर। ठीक है जी, रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, अ कैंडिडेट सक्सेसफुली passes the initial interviews and employment tests before making a final offer. The HR department calls the candidates previous employers and supervisors to verify their work history and performance. This action is specifically step known as what? इसको क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं, रेफरेंस चेकिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। देखो, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है जो बिल्कुल शुरू का प्रोसेस होता है, तो डेफिनेटली अनक्वालिफाइड इंटरव्यूज को बेसिकली निकालने के लिए होता है, राइट। तो दैट्स नॉट इट। रेफरेंस डेफिनेटली है ये कि आप रेफरेंस को चेक कर रहे हो। रेफरेंस चेकिंग एक अलग से स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें इंटरव्यू के बाद एक्चुअल में और फाइनल सिलेक्शन से पहले जिसको किया जाता है। एंड इसमें आप इंफॉर्मेशन जो दी गई है रिलेटेड टू प्रीवियस एम्प्लॉयर्स या रेफरेंस प्रोवाइड किए गए हैं उनको चेक करते हो, राइट। सो एज टू चेक कि ये बिल्कुल सही कह भी रहे हैं या बंदा नहीं कर, तो एक की स्टेज होती है। सो दिस इज एक्चुअली द स्टेप, दैट्स द रेफरेंस चेकिंग। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन जो होती है वो होता है कि जब आप रेज्यूमेस को या फिर जो एप्लीकेशन होते हैं उनको रिव्यू करते हो,
जो कि इंटरव्यू से पहले का पार्ट है। एंड जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो वन ऑफ द फाइनल स्टेप है, सो एज टू इंश्योर कि जो कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट है जॉब के लिए। एंड दिस इज बेसिकली वेरीफाइंग पास्ट परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल ही अलग है, राइट? So option B is the correct answer. Now, question number 14. It says an organization has a very formal and structured work environment with a clear top-down hierarchy. Procedures are rigid and the primary focus is on control and efficiency with little room for individual initiatives. Which type of organization culture does this represent? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ऑप्शंस है क्लैन कल्चर, अथोक्रेसी कल्चर, या फिर एडोक्रेसी है, या फिर हायरार्की कल्चर है, कल्चर ऑफ द मार्केट है। विच वन इज दिस? सी, अगर हम क्लैन कल्चर की बात करें तो वो यहाँ जो ऑपोजिट आपको जो सिचुएशन दी गई है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि जहां पर एक पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर देखें तो फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट है, क्लियर टॉप डाउन हायरार्की है। अब क्लैन कल्चर में टोटली ऑपोजिट चीजें होती हैं, तो वो तो आंसर यहाँ पर नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द एडोक्रेसी कल्चर, तो वो इंकरेज करता है डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को और इंडिविजुअल रिलेशनशिप को, जो कि इसके तो डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट में, राइट? सो दैट्स नॉट द केस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हायरार्की कल्चर, तो डेफिनेटली हायरार्की कल्चर में ज्यादा एम्फेसाइज किस चीज के ऊपर होता है? हायरार्की के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर एम्फेसाइज होता है, विच बेसिकली लीड टू अ फॉर्मल वर्क एटमोसफियर, राइट? तो ये बिल्कुल मैच करता है यहाँ पर, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। अगर हम कल्चर बाय मार्केट की बात करें, वो फोकस करता है कंपटीशन के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज फोकस करती है हालांकि द कल्चर ऑफ द मार्केट फोकस करता है कंपटीशन के ऊपर, ये फोकस करता है, चाहे वो एक्सटर्नल है अलग कंपनीज के साथ या फिर इंटरनली है एम्प्लॉयज के साथ, उसके ऊपर फोकस करता है, राइट? सो दैट्स द केस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15 which is related to staffing. An HR department is using a performance appraisal method where they must evaluate employees based on a series of statements arranged in blocks, like is a natural leader versus is meticulous with details. The rater is compelled to indicate which statement is most or least descriptive about the particular employee without knowing the underlying scoring. Underlying scoring नहीं पता उनको, लेकिन जस्ट उनको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। रेटर इस तरह से उसको रेट करेगा, राइट? सो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, या फिर फोर्स्ड चॉइस मेथड है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स है, या फिर क्रिटिकली इंसिडेंट्स मेथड है। विच वन इज दिस? दिस इज एक्चुअली द फोर्स्ड चॉइस मेथड। देखो, जो फोर्स्ड चॉइस मेथड होता है ना, वहां पर इवेल्युएटर को ब्लॉक ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, जिनको बेसिकली पेयर या ग्रुप किया जाता है। तो रेटर को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज्यादा या सबसे कम डिस्क्रिप्टिव है एम्प्लॉय को लेकर के, राइट? रेटर जो होता है, रेटिंग करने वाला जो पर्सन है, उसको वे या वैल्यू नहीं पता कि स्टेटमेंट के साथ कितना वे है कितना वैल्यू है। तो डेफिनेटली उससे बायसनेस एंड हैलो इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस होता है, राइट? लाइक यू आर टू चूज बिटवीन ये नेचुरल लीडर है, क्या ये मेटिकुलस है डिटेल्स के साथ, उसके बारे में है। अब नाउ इससे बेसिकली क्या है, वी वांट टू मिनिमाइज द रेटिंग एरर, सब्जेक्टिविटी को कम करना चाहते हैं, और जो पर्सनल बायस है उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं, फेवरेटिज्म को रिड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जो रेटर होता है उसके लिए कई बार ये चीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि वो अपने खुद की जजमेंट को फ्रीली नहीं बता पा रहा। ये चीज डेफिनेटली इस केस में होती है, राइट? सो अगर हम बात करें रिलेटेड टू द अदर मेथड्स ओवर हियर, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर फंडा ऑफ द फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लाइक अगर हम फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में बात करते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो रेटर होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस कैटेगरीज के हिसाब से, लाइक टॉप 20 में है, मिडल में है, बॉटम में है। स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होता वो, ठीक है? वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होता है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू डोंट नो, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग लाइक दिस। अब मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वो एवरेज में आते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैच कर लेते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय टॉप में है, कौन सा बॉटम पर है, मिडल में है, उसके हिसाब से। दैट इज नॉट अबाउट द स्टेटमेंट्स, ठीक है? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बीएआरएस, दैट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं ना, जो बिहेवियर एंकर्स होते हैं, उनके बारे में बताता है परफॉर्मेंस डायमेंशन के हिसाब से, जो कि एक डिटेल्ड
बिहेवियर फोकस स्केल को हम क्रिएट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, राइट? तो वहां पर वो चीज रहती है। सो इफ वी टॉक इन डिटेल अबाउट दिस बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो कि जो आपके ट्रेडिशनल रेटिंग के स्केल्स होते हैं ना, उनको कंबाइन करते हो क्रिटिकल इंसिडेंट्स के साथ, ठीक है, जो स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे एक परफॉर्मेंस डायमेंशन है कस्टमर सर्विस को लेकर के, लाइक वो एक बिहेवियर एंकर्ड है जिसको आप रेट कर रहे हो 1 to 5 के बीच में। लेट्स से 1 का मतलब है कि पुअर है, 5 का मतलब है कि बहुत बढ़िया है, 3 का मतलब है एवरेज है। अब इस केस में पर्टिकुलरली एडवांटेज ये होता है कि आपको क्लियर चीज पता लगती है एंड बिहेवियर बेस्ड फीडबैक होती है, सब्जेक्टिविटी रिड्यूस होती है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका बिहेवियर एंकर्ड का ये रहता है कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए एचआर एक्सपर्ट्स की तरफ से, जॉब एनालिसिस की तरफ से, राइट? दैट्स द केस। सो ऑप्शन डी की अगर बात करें, दैट्स रिलेटेड टू क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो होते हैं, चाहे वो इफेक्टिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, परफॉर्मेंस को लेकर के ड्यूरिंग द पर्टिकुलर रिव्यू पीरियड, उसको नोट डाउन करते हैं, राइट? तो पॉजिटिव इंसिडेंट, लेट्स से अगर किसी इंप्लॉय ने कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल किया, वो पॉजिटिव इंसिडेंट हो गया। नेगेटिव मतलब कि मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट डेडलाइन को मिस कर दिया, कुछ भी हो गया, राइट? वो नेगेटिव है, तो दोनों को जज किया जाता है, राइट? वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं। अब उनको एक कंक्रीट जजमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है फर्दर, राइट? एंड एडवांटेजेस ये होते हैं कि आप एक कंक्रीट एविडेंस दे सकते हो रिव्यू के दौरान, एंड ये ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट नीड्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। डिसएडवांटेज ये रहता है कि कंटिन्यूस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम्स के बारे में बताता है, आप एवरेज बिहेवियर को तो ध्यान में रखते ही नहीं हो, ठीक है? इसके अलावा ना, जब भी हम रेटिंग की बात करते हैं तो एक इफेक्ट के बारे में डेफिनेटली हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज अ हेलो इफेक्ट, ठीक है? जो कि हेलो इफेक्ट है। तो हेलो इफेक्ट एक बहुत ही कॉमन रेटिंग एरर है कि जब इवेल्युएटर का ओवरऑल इंप्रेशन जो होता है एम्प्लॉय को लेकर के, उससे रिलेटेड होता है, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कि वो कैसे रेट करेगा, राइट? या फिर अनरिलेटेड फैक्टर्स को देखेगा ही नहीं, राइट? उसको कहता है, लाइक मान लो कि एक एम्प्लॉय जो है वो काफी पंचुअल है, मैनेजर जो है वो अनकॉन्शियसली उसको ज्यादा हायर रेट कर सकता है प्रोडक्टिविटी में, लीडरशिप में, टीम वर्क में, इवन अगर वो नहीं भी है तो भी, क्योंकि एम्प्लॉयर के माइंड में, यानी कि रेटिंग करने वाले पर्सन के माइंड में एक ऑलरेडी एक चीज बनी हुई है, अनकॉन्शियसली एक बना हुआ है, सब्सटेंस बना हुआ है, राइट? दैट्स द केस। तो इम्पैक्ट क्या होता है कि इनएक्यूरेट अप्रेजल हो जाता है उसकी वजह से, एंड जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो छुप जाते हैं, राइट? दैट्स द केस। चलिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द क्वेश्चन नंबर 16, जो कि ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो क्वेश्चन सेज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज फेसिंग रेजिस्टेंस टू अ न्यू वर्कफ्लो। One team member is constantly finding minor faults with the proposed plan, publicly criticizing the initiative, and frequently brings up irrelevant details to delay the meetings. According to the document, these behaviors are symptomatic of what organizational phenomena? Conflict dynamics, डेवलपमेंटल चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, फॉल्टी स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या चीज है? देखो, अगर मैं कन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स की बात करूं, उसका मतलब होता है कि प्रोसेस रिलेटेड टू कि आप किस तरह से रिजॉल्व करोगे डिसएग्रीमेंट्स को, ठीक है? सो दैट इज द केस, ठीक है? तो वो उससे रिलेटेड है कि कन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स किससे रिलेटेड है कि आप किस तरह से डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करोगे। सो दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। डेवलपमेंटल अगर चेंज की बात करें, वो एक मॉडिफिकेशन का टाइप है जिसमें हम एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हैं। सो दैट्स आल्सो नॉट द केस। रेजिस्टेंस टू चेंज, एब्सोल्युटली दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है कि आप रेडी ही नहीं हो नई कंडीशंस को आजमाने के लिए। आप बिहेवियर शोकेस करते हो, लाइक आप डिनंसिएशन करते हो, पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हो, फॉल्ट फाइंडिंग करते हो बार बार, एंड कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीजें उठा करके ले आते हो ताकि आप डिले कर पाओ। सो दैट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू इट। सो दैट्स अ रेजिस्टेंस टू चेंज। एंड फोल्टी स्पैन क्या होता है, या स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, राइट? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स जो एक मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है? उसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट्स सेड टू बी स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सो इट सेज a fast growing software company establishes a clear line of authority from the CEO down to junior developers, ensuring that every employee knows who they report to and who they are responsible for. This formal structure is designed to facilitate coordination and clear communication pathways, reflecting which fundamental definition of organizing.
तो ये कौन सी फंडामेंटल जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। एक फास्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी को बताती है। सीईओ से लेकर के नीचे तक पता है कि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि किसको रिपोर्ट करना है, किस पर्सन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी स्केलर चेन, ठीक है? वी से इट टू बी द स्केलर चेन कहते हैं इसको, राइट? अब क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी है, लाइक फ्रॉम सीईओ टू जूनियर डेवलपर, हर किसी को पता है किसको रिपोर्ट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता है। हर एक एम्प्लॉय के लिए डेजिग्नेटेड एक सुपीरियर है, तो कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है इंस्ट्रक्शंस किससे मिलनी है और फीडबैक किसने देनी है, वो भी पता है। एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर है। चेन ऑफ कमांड जो होता है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो होगी, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप एक्टिविटीज को, लोगों को, रिसोर्सेज को अरेंज करते हो, ग्रुप करते हो इस तरीके से कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हम उनको एफिशिएंटली अचीव कर पा रहे हैं, राइट? तो एक कोर एलिमेंट जो है यहाँ पर दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू स्केलर चेन एलिमेंट, वो स्केलर चेन से रिलेटेड है। ऑप्शंस को देखते हैं। एलन्स डेफिनेशन फोकसिंग ऑन द instrument for achieving the goals, ठीक है? ऑप्शन ए इट सेज एलन्स डेफिनेशन फोकसिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग गोल्स, राइट? तो एलन की जो डेफिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखती है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जहां पर जो वर्क है उसे डिफाइन किया जाता है एंड अथॉरिटी फिक्स रहती है, राइट? जो बेसिकली रिलेट करती है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक ब्रॉडर व्यू के बारे में, स्पेसिफिक फोकस नहीं कर रहे रिलेशनशिप्स के बारे में, राइट? तो यहां पर प्रॉपर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, दैट्स अ व्हीलर्स डेफिनेशन व्हिच फोकसेस ऑन द बेसिकली फिक्सिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? तो व्हीलर की जो डेफिनेशन है वो फोकस करती है कि आपने ड्यूटीज को फिक्स करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, नॉट अबाउट द व्हीलर्स डेफिनेशन। Option C it says Kuntz and O'Donnell's definition emphasizing authority relationships. So definitely that is going to be the correct answer because जो Kuntz है and O'Donnell है, इन्होंने specifically describe किया था कि organization किस तरह से होती है कि आप authority relationships को establish करते हो so as to provide the coordination and for the vertically and horizontally दोनों तरीके से उनमें coordination रहता है। तो डायरेक्टली अलाइन करता है सिनेरियो के साथ जहां पर emphasize किया जा रहा है कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। अदरवाइज ये बेसिकली स्केलर चेन से रिलेटेड है, ठीक है? कंसेप्ट जो है, बट इट इज रिलेटेड टू मैचिंग विद द डेफिनेशन ऑफ कून्स एंड ऑर्डिनल एंड दैट्स द केस, ठीक है? तो ऑप्शन सी जो है दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 18। It says a company has a policy of first advertising job openings on its internal portal and considering current employees for promotions or lateral moves before looking for external candidates. This promote from within strategy primarily relies on which type of recruitment source? तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो नहीं है, रिकमेंडेशंस भी नहीं है, इंटरनल रिक्रूटमेंट है। यस, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल रिक्रूटमेंट, राइट? एक्सटर्नल एक्सचेंजेस भी, आपके जो एम्प्लॉय एक्सचेंज होते हैं वो भी एक्सटर्नल होते हैं, नॉट रिलेटेड टू इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है? तो ऑप्शन सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। इजी क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। इट सेज अ कंसल्टिंग फर्म स्ट्रक्चर इज हाईली डायनेमिक। एक कंसल्टिंग फर्म का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा डायनेमिक है एंड प्रोजेक्ट बेस्ड है। इट डिसेंट्रलाइजेस लीडरशिप, encourages individual initiative and relies on organic decision making to adapt quickly to client needs. This flexible and adaptive environment is characterized of which organization culture? किसका एग्जाम्पल है? क्लैन कल्चर का, हायरार्की कल्चर का, मार्केट कल्चर का, या एडोरकेसी कल्चर के बारे में? विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? सो वी रेड अबाउट द हायरार्की कल्चर, हायरार्की कल्चर के बारे में हमने पढ़ा एंड आल्सो वी रेड अबाउट द अदर, सो विच वन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर? सी क्लैन कल्चर जो होता है वो फैमिली के ऊपर फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? दैट फोकस इज ऑन द फैमिली, राइट? लाइक किन चीजों के ऊपर? बॉन्ड्स के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, मेंटरिंग के ऊपर, उनके ऊपर फोकस करता है, राइट? ये इनवर्ड है, प्रोजेक्ट ड्रिवन नहीं है। दिस इज इनवर्ड नॉट प्रोजेक्ट ड्रिवन। सो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, इफ वी टॉक अबाउट हायरार्की कल्चर, तो हायरार्की कल्चर जो है वो फॉर्मल कल्चर है। दैट्स अ फॉर्मल कल्चर, स्ट्रक्चर्ड कल्चर है, टॉप टू बॉटम रहेगा, रूल बाउंड रहेगा, ठीक है? तो डायनेमिक से तो बिल्कुल ऑपोजिट है।
ठीक है, डायनामिक कल्चर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर नहीं है। इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, दैट्स अ मार्केट कल्चर। तो मार्केट कल्चर जो होता है ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। दिस इज एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड, राइट? दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव होता है। आप टारगेट्स के ऊपर फोकस करते हो, एक्सटर्नल पोजीशनिंग के ऊपर फोकस करते हो, बट नॉट ऑन अडेप्टेबिलिटी। ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी, दैट्स एडोरोकेसी कल्चर। तो जो एडोरोकेसी कल्चर है ये एक्चुअल में आपका डायनेमिक होता है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती है, ये इनिशिएटिव को, क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है और ऑर्गेनिक डिसीजन मेकिंग के बारे में होता है, लाइक फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टिव होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। So definitely advocacy culture is the correct answer and is matching with the scenario, right? So option D is the correct answer here. Now let's move toward the next question, question number 20, जो कि है staffing से related. So it says a manager is evaluating their team's performance based on the assumption that across the entire company, employee performance conforms to a bell curve. Therefore, they are required to categorize a small percentage of employees as exceed expectation, the majority as meets expectation, and another small percentage as needs improvement, regardless of the team's overall high performance. This approach is known as what? इसको हम क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल्स मेथड कहते हैं, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड कहते हो, या फिर फोर्स्ड चॉइस मेथड कहा जाता है। सी इफ वी लुक एट द रेटिंग स्केल मेथड, मैं आपको पहले भी बताया था, रेटिंग स्केल इवेल्युएट करता है कि एम्प्लॉय को अगेंस्ट अ सेट ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, न्यूमेरिकल स्केल देते हो, क्वांटिटेटिव मेथड होता है, एंड फिर उसमें आप बस रेटिंग देते हो, दैट्स इट, वो होता है। तो वो तो नहीं है। फोर्स्ड, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करो तो यस, डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इस तरह से मानो कि ये आपके पास है मेजर चीज है एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये वाले जो पर्सन है काफी कम है और ये वाले पर्सन है काफी कम है और ये मेजर आपका पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, विच इज लाइक अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से मैच करें तो आपके बहुत कम एम्प्लॉय हैं जो एक्सीड एक्सपेक्टेशन में है, राइट? ई कैटेगरी में आ गए। और एक और कैटेगरी है जहां पर आ रहा है कि नीड्स इंप्रूवमेंट, एन आई कैटेगरी, ये भी बहुत कम है। और मेजर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है मीट्स एक्सपेक्टेशन, एम ई कैटेगरी में आ रहा है, राइट? सो ये कौन सा मेथड होता है? दिस इज द फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये कंपेल करता है रेटर को कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो एम्प्लॉयज को लाइक ऑन पॉइंट्स ऑफ स्केल, क्लस्टर करना उनको अराउंड द हायर पॉइंट। हायर पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है हायर वाला। यहाँ पे आप उसको क्लस्टर कर रहे हो जो कि ज्यादातर कैटेगरी में है। सो सिनेरियो में ऑलरेडी बताया गया है कि आप बेल कर्व रैंकिंग में उनको बता रहे हो, ठीक है? एंड दैट वुड बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, in a line and staff organization, the quality control expert advises the production manager on how to improve the manufacturing process to reduce defects. The production manager retains the final authority to implement these changes. What is the nature of the quality control expert's authority in this context? तो नेचर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या रहेगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? डेट वी नीड टू आंसर। ऑप्शंस कमांड एंड एडवाइस, ओनली कमांड, ओनली एडवाइस, या फिर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? देखो, स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के? अगर लाइन अथॉरिटी की बात करें, दैट्स बेसिकली टू कि आपके पास एक अधिकार है कि आप डिसीजन ले सकते हो और कमांड कर सकते हो सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है? एंड अगर स्टाफ अथॉरिटी की बात करें, उसका मतलब होता है कि आप एडवाइस दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो लाइन मैनेजर्स को एक्सपर्टाइज के साथ, लेकिन कोई डायरेक्ट कमांड नहीं दे सकते लाइन एम्प्लॉयज को। अब इस केस में जो क्वालिटी एक्सपर्ट है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है, वो एक एडवाइस एंड रिकमेंडेशन दे रहा है, लाइक रिलेटेड टू इंप्रूविंग द प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स, राइट? जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, लाइन अथॉरिटी है, ठीक है? यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास लाइन अथॉरिटी है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट जो है उनके पास जो है वो स्टाफ अथॉरिटी है, ठीक है? तो जो एक्सपर्ट की अथॉरिटी है एडवाइजरी की, एग्जीक्यूट करने की नहीं है, तो वो स्टाफ अथॉरिटी रहेगी। दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू स्टाफ अथॉरिटी, ठीक है? तो आप एडवाइज कर पा रहे हो लेकिन उनको कमांड नहीं कर पा रहे हो, सो दैट्स ओनली द एडवाइजिंग पार्ट इज देयर, ठीक है? तो दो तरह की चीजें हमने पढ़ी, एक बेसिकली लाइन अथॉरिटी है, एक स्टाफ अथॉरिटी है। लाइन अथॉरिटी में होता है कि आप सब चीजें कर पा रहे हो, आप बेसिकली एडवाइस भी कर पा रहे हो, डिसीजन भी ले पा रहे हो, कमांड भी कर पा रहे हो। स्टाफ अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता, उसमें आप एडवाइस रिकमेंड कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कमांड नहीं दे सकते हो, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Now, let's move toward the question number 22nd. It says an organization invests heavily in programs that help employees acquiring new competencies, not just for their current roles, but also for future responsibilities that may arise from technological advancements or company growth. This broad, future focused approach to employee enhancement is best described as what? इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, orientation and placement कहते हैं, what it is said to be. See, it is actually the ऑप्शन ए, इसको एचआरडी कहते हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करते हो कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हो कंपनीज में कि वो फंडामेंटल स्किल्स जो चाहिए उनको जॉब के लिए, उनकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, या फिर जो फ्यूचर में उनको चीज चाहिए रहेगी उससे रिलेटेड उनको हेल्प आउट करते हो कि वो स्किल्स उनके ऊपर इम्पार्ट करने हैं. ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड एंड ब्रॉड स्कोप होता है ना, वो बेसिकली डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है. सो दैट्स द आंसर. ऑप्शन बी की बात करें, दैट्स रिलेटेड टू द ऑन जॉब ट्रेनिंग. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होता है वो मेथड है वर्कर्स को ट्रेन करने का जब वो अपने रेगुलर ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं अपने, ताकि करंट जॉब स्किल्स के ऊपर फोकस कर पाए, राइट. तो एक बेसिकली कंपोनेंट है किसका? एचआरडी का. सो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एचआरडी, इसका कंपोनेंट है, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पीरियोडिक एग्जामिनेशन होता है, रिव्यू होता है एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का, उसकी जॉब की परफॉर्मेंस का, ठीक है. वो एक इवेल्युएटिव प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं है. सो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं है. ऑप्शन डी, दैट्स ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, जो है वो एक प्रोसेस है कि आप नए एम्प्लॉय को फैमिलियर बनाते हो वर्किंग यूनिट के साथ, क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर ले. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. चलिए, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग, जो कि ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है. सो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, an employee moves from initial shock and disbelief to a stage where they realize the change is unavoidable and begin to explore options or make if then proposals to the management to lessen the personal impact. According to the Kubler-Ross 5 stage model, this employee is in which stage? तो ये जो employee है वो कौन सी stage में रहने वाले हैं? देखो, अगर मैं ये 5 स्टेज रिकैप के बारे में बात करूं ना, सबसे पहली जो स्टेज होती है, दैट इज एक्चुअली द डिनायल स्टेज. कौन सी स्टेज होती है? डिनायल स्टेज होती है कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है. दूसरी जो स्टेज होती है, दैट्स द एंगर स्टेज. वो होती है एंगर स्टेज होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. एंड थर्ड स्टेज जो होती है, दैट्स द बारगेनिंग स्टेज. दैट्स बारगेनिंग स्टेज, आप बारगेन करते हो, राइट. कि अगर मैं अडेप्ट कर लेता हूं तो हो सकता है कि मैं ज्यादा इफेक्ट ना होऊंगा. तो इसमें आप इफ देन प्रपोजल्स देते हो, नेगोशिएशंस करते हो. फोर्थ स्टेज जो होती है, दैट्स द डिप्रेशन स्टेज. वो होता है डिप्रेशन, राइट. आप रियलाइज करते हो लॉसेस को, आपका मोरल कम हो जाता है, आप विड्रॉल सिम्टम्स शोकेस करते हो, राइट. एंड फिफ्थ, इट्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस. फिर एट लास्ट ये एक्सेप्टेंस आपको देके जाता है, राइट. आप पॉजिटिवली मूव करते हो और नई रियलिटी को आप थाम लेते हो. दैट्स द केस, ठीक है जी. तो पहला स्टेज होता है डिनाइल का, कि बिल्कुल ये आपने कह दिया कि ये तो होएगा नहीं, तो ये मूव कर गया है फ्रॉम द शॉक एंड डिसबिलीफ, यानी कि डिनाइल से मूव कर रहा है एक स्टेज के ऊपर जहां पर वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये तो अनअवॉइडेबल है. वो एक्सप्लोर करते हैं इफ देन को, यानी कि एंगर स्टेज भी निकल चुकी है और उसके बाद वो शिफ्ट हो गए हैं अब बार्गेनिंग स्टेज के ऊपर. तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राइट. अब शॉक, डिनायल, एंगर के बाद इंप्लॉय पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है जब वो पता लग गया कि ये चेंज अनअवॉइडेबल है, ठीक है. तो इंस्टेड की वो अब रेजिस्ट करे, अब वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर कम इंपैक्ट आए, उस चीज के बारे में वो कोशिश करता है, राइट. दैट्स द केस. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 24. It says a company has two distinct but related concepts in its HR framework. दो अलग अलग लेकिन जो related concepts हैं वो हैं कंपनी के HR framework में, right? The first is the process of finding and attracting a large pool of candidates for a job. The second is the process of filtering through that particular pool to eliminate the unsuitable candidates and select the best fit.
हाउ आर दीज टू कंसेप्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन रिस्पेक्टिवली करेक्टराइज्ड? किस तरह से हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव प्रोसेसेस हैं, नेगेटिव प्रोसेसेस हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, किस तरह से हम इनको करेक्टराइज कर सकते हैं? सी इफ वी लुक एट द फैक्ट कि दोनों जो चीजें हैं आपके पास वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट जो होती है उसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, जहां पर आप एक लंबे नंबर के लोगों को आप बेसिकली अट्रैक्ट करते हो कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। एंड दूसरी तरफ जो सिलेक्शन होता है उसको नेगेटिव प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप एलिमिनेशन करते हो, देयर वी डू एलिमिनेशन, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है कि जहां पर आप सर्च करते हो एंड फर्दर पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स होते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एंड आप वहां पर उनसे एप्लीकेशन लेते हो, राइट। तो वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, फोकस होता है कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है एंड जॉब ओपनिंग्स में इंटरेस्ट शोकेस करते हो। एंड ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वी आर टू बेसिकली इंश्योर कि बहुत सारे जो टैलेंट है वो अवेलेबल है, जिसमें से बेस्ट जो पर्सन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। लाइक इसमें जॉब पोस्टिंग, करियर फेयर्स, कैंपस ड्राइव्स, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें शामिल रहती हैं। सिलेक्शन वही दूसरी तरफ रहता है कि आप जो कैंडिडेट्स का पूल है उसको इवेल्युएट करते हो और बेस्ट फिट को सिलेक्ट करते हो, तो इसलिए नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हो। फोकस क्या करते हो, आप असेस करते हो उनको टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, बैकग्राउंड चेक के थ्रू। ऑब्जेक्टिव होता है कि यू आर टू आइडेंटिफाई एंड हायर द मोस्ट क्वालिफाइड एंड सुटेबल पर्सन। जैसे रिटन टेस्ट करवा लिया, ग्रुप डिस्कशन करवा दी, इंटरव्यू कर दिया, तो शुरू का प्रोसेस पॉजिटिव है और सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो नेगेटिव माना जाता है। सो ऑप्शन से हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव बट सिलेक्शन इज नेगेटिव, राइट। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर है चीज? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 25th organizing से related है। A manager is in a large corporation is tasked with a project that requires expertise from finance, marketing, and legal departments. Instead of having direct authority over these individuals, the manager must rely on informal networks and interpersonal relationships that have formed naturally with the company to get more corporation and the information. The manager is leveraging what type of organization? तो manager किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को लेवरेज कर रहा है, यानी कि क्या कौन सा बिहेवियर शोकेस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके बारे में बताना है। फॉर्मल है या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है, विच वन इज दिस? इज डेफिनेटली द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता लगता है, जहां पर आप पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स को ज्यादा शोकेस करते हो, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरली डेवलप हुए हैं आउटसाइड द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, राइट, दैट्स द केस। तो इससे आप स्पॉन्टेनियसली आप रीच आउट कर सकते हो, आप पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, सोशल टाइज बनाते हो, फास्टर कम्युनिकेशन रहता है, लाइक ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर रहता है, इसमें क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहता है, एंड कैन आइदर सपोर्ट और रेजिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, दैट्स द केस। तो आंसर यहां पर ऑप्शन सी रहने वाला है, दैट्स रिलेटेड टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएट किया स्ट्रक्चर है, जिसमें एक हायरार्की है, अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी है, जॉब है, क्लियरली डिफाइंड है, राइट। तो ऑप्शन ए तो नहीं है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑलरेडी आपको बताया मैंने, लाइन एंड स्टाफ के बारे में बता दिया, रूल हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कमेटी ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, कोई नेचुरली अकरिंग नेटवर्क या रिलेशनशिप नहीं है। ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, विच इज रिलेटेड टू द स्टाफिंग। अ कंपनी इज डेवलपिंग अ न्यू परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। एक कंपनी जो है एक नया प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, रिव्यू सिस्टम है, वो बना रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम बना रही है। द एचआर टीम इज टास्क्ड विद क्रिएटिंग डिटेल्ड बिहेवियरल डिस्क्रिप्शंस that will serve as standards for different levels of performance on a rating scale, that what excellent customer service behavior looks like versus average. This process of generating critical incidents and using them to define the performance dimensions is a key feature of what? तो ये किस चीज का एग्जांपल है? ये किस चीज का एग्जांपल है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, या फिर असेसमेंट सेंट्रल अप्रोच है, या बीएआरएस है, या कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स है? सो इफ वी लुक एट एमबीओ, तो एमबीओ तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड होता है, जहां पर हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेटअप करते हैं एंड गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, एंड बेसिकली दैट्स नॉट रिलेटेड टू कि आप स्केल्स को डिफाइन करते हो, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। इफ वी लुक एट द असेसमेंट सेंट्रल अप्रोच, तो वहां पर हम सिचुएशनल एक्सरसाइजेस करते हैं,
सिचुएशनल एक्सरसाइजेस करते हैं एंड प्राइमरली जो प्रमोशन पोटेंशियल होता है उसको डिटरमाइन करते हैं एंड ये कोई कंपनी वाइड परफॉर्मेंस रेटिंग टूल को करने के लिए नहीं है, ये वो कोई टूल नहीं है ऐसा, ठीक है। सो दैट इज आल्सो नॉट द आंसर। तो आंसर क्या रहने वाला है? आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो BARS जो है डेफिनेटली दैट इज द करेक्ट आंसर। अब जो BARS एक्चुअल में होता है ना, ये क्या होता है? दिस इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है जिसमें आप क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को रेटिंग स्केल के साथ ऐड कर दे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, what we actually do in this scenario, we do add the critical incident method। जो भी आपके critical incidents होते हैं उनको आप ऐड कर देते हो किसके साथ? रेटिंग स्केल के साथ। वी डू ऐड द रेटिंग स्केल्स टू इट, राइट। तो इसमें आप जो भी क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं, इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, उनको कलेक्ट करते हो, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं, एंड उनको ग्रुप करते हो परफॉर्मेंस डायमेंशंस के हिसाब से, लाइक कस्टमर सर्विस हो गया, टीम वर्क हो गया, उनसे रिलेटेड। एंड फर्दर फिर एक एंकर पॉइंट्स रेटिंग स्केल बनाते हो उनके ऊपर, लाइक 1 to 5 स्केल बना लिया कि 5 मतलब बहुत अच्छा है, 1 मतलब पुअर है। अब उसके हिसाब से रेटिंग करनी होती है, राइट, दैट्स द केस। ठीक है जी। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स? कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, लाइक ACR होती है ना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ठीक है। एंड वो बेसिकली सिंपल रेटिंग फॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं होता, दैट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है, वो नहीं है। तो आंसर जो है दैट्स ऑप्शन सी। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 27। A company is undergoing a major technological upgrade. The change management team uses a goal-oriented model that focuses on the individual's journey through the change. The model breaks down successful change into 5 sequential outcomes: awareness, desire, knowledge, ability, and reinforcement. Which change management model is being used? देखो, अगर मैं क्वेश्चन की क्वालिटी के हिसाब से बात करूं, आई वॉन्ट रेट दिस क्वेश्चन मच हायर। आई वुड बी रेटिंग इट जस्ट 1 or 2 out of 10, बिकॉज आपको सिंपली इस क्वेश्चन को देखते हुए ही आंसर पता लग जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम बेसिकली रेफरिंग टू, कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, ठीक है। एट का जो मॉडल है वो आंसर रहने वाला है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट से देखें, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां पर टोटल 4 मॉडल दिए गए हैं एंड दिस इज रिलेटेड टू द चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। इस मॉडल के बारे में मैंने इन वीडियोस में ऑलरेडी बात करी है। तो ये 3 स्टेप मॉडल है, काफी ज्यादा फाउंडेशनल एक मॉडल है और काफी बेसिक मॉडल है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। अनफ्रीज स्टेज होती है जहां पर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो चेंज से रिलेटेड। चेंज या ट्रांजिशन स्टेज होती है वेयर यू बेसिकली गो फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोसेसेस, systems and behaviors। and rephrase stage होती है, ठीक है। so 3 stages are there, let me just write these stages for you। one, it is related to unfreeze, then it's related to change और जिसे हम transition भी कहते हैं, and then it's related to the third stage, that is a refreeze। ठीक है, ये 3 stages होती है। सेकेंड जो मॉडल यहां पर गिवन है, दैट्स अ क्वार्टर्स चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एंड क्वार्टर्स के टोटल 8 स्टेप हैं चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लेकर के। सबसे पहली चीज है अर्जेंसी को क्रिएट करो, फिर है एक गाइडिंग कोलिशन बनाओ, राइट। एक विजन एंड स्ट्रेटजी को डेवलप करो, उस विजन को कम्युनिकेट करो, एंड एम्प्लॉयज के एक्शन को एम्पावर करो, राइट, उनके एक्शन के लिए एम्पावर करो उनको। एंड जो शॉर्ट टर्म विन्स हैं उनको जनरेट करो, जो भी गेन्स उनको कंसोलिडेट करो और चेंजेस करो, एंड जो नई अप्रोचेस हैं उनको एंकर करो अपने कल्चर में, दैट इज इट, ठीक है। तो ये आपकी क्वार्टर की चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अगर आप कहते हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट मी जस्ट राइट, इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सबसे पहले तो है कि जो अर्जेंसी जो रहती है उसे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट्स अ स्टेप नंबर 1 हियर, राइट। एंड उस स्टेप के बाद आप क्या करते हो? यू आर टू बिल्ड अ गाइडिंग कोलिशन। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, इट्स रिलेटेड टू गाइडिंग कोलिशन, दैट्स द सेकंड स्टेप, ठीक है जी। एंड फर्दर उसके बाद आपको एक विजन बनाना है, एक स्ट्रेटेजी चाहिए। सो वी आर रेफरिंग टू विजन एंड द स्ट्रेटेजी। तो आपको विजन भी चाहिए और एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए। एंड देन वी नीड टू कम्युनिकेट जो भी आपका ये विजन है ना, ठीक है, उसे आपको कम्युनिकेट भी करना है, सभी को बताना पड़ेगा, दैट्स द फोर्थ स्टेप। फर्दर
यू नीड टू एम्पावर द पर्सन्स, ताकि वो इसके ऊपर एक्शन कर पाए, तभी तो कर पाएंगे एक्शन। दैट्स द फिफ्थ स्टेप ओवर हियर। फर्दर आपको शॉर्ट टर्म विंस को जनरेट करना पड़ेगा, दैट्स रिलेटेड टू विंस, जो भी आप चीजें रखते हैं कि हाँ ये चीज होगा, ये बेनिफिट होगा, उसके बारे में। देन यू नीड टू कंसोलिडेट द गेन्स। सो यहाँ पर ये स्टेप रहेगा कि सभी जितने भी आपके पास गेन्स हुए हैं उनको सभी को आप इकट्ठा कीजिएगा, कंसोलिडेट कीजिएगा, एंड और ज्यादा चेंज को बिल्टअप कर सकते हैं। एंड एट इज रिलेटेड टू एंकर दीज थिंग इनटू कल्चर, दैट इज एंकरिंग इनटू कल्चर, एंकरिंग इन द कल्चर। ठीक है, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर्स मॉडल। ठीक है, तो जो क्वार्टर का चेंज मॉडल है उसके बारे में हमने बात करी है ये। फिर थर्ड जो है दैट्स रिलेटेड टू नज थ्योरी। जो नज थ्योरी है ना वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो आइडिया क्या है कि हम चेंज को फोर्स नहीं करेंगे, एक सबल नज करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल या फिर साइकोलॉजिकल क्यूज में उसको लेकर के आएंगे, ताकि जो लोग हैं वो डिजायर्ड बिहेवियर अपने आप ही गेन कर रहे हैं। लाइक अगर आप हेल्दी फूड प्लेस करो एट आई लेवल इन कैफेटेरिया, तो डेफिनेटली ईटिंग जो होगी ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेट चीज होती है कि नच करो, लोगों के सामने चीजों को लेकर के आओ, हाँ भाई ये चीज की रिक्वायरमेंट है। सो वी आर टू फोकस ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर ग्रेजुअल बिहेवियरल शिफ्ट के लिए आप नज थ्योरी का इस्तेमाल करते हो। बट इस केस में तो ये था नहीं। हेयर वी टॉक्ड अबाउट द बेसिकली एडकर के बारे में। ठीक है, तो एडकर मॉडल जो है दैट्स इंडिविजुअल फोकस्ड मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल है दिस इज इंडिविजुअल फोकस्ड मॉडल। एडकर मॉडल जो है इंडिविजुअल फोकस्ड मॉडल कहलाता है ये। और इसमें 5 बिल्डिंग ब्लॉक है। ए इज फॉर अवेयरनेस। ठीक है जी, अवेयरनेस लाइक नीड फॉर चेंज के लिए अवेयरनेस। डिजायर इज बेसिकली सो एज टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट, कि अपने डिजायर हो। नॉलेज बेसिकली कि कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में। एबिलिटीज बेसिकली कि आप स्किल्स को बिहेवियर को इंप्लीमेंट करो। रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू सो एज टू सस्टेन द चेंज, सो एज टू सस्टेन द चेंज, दैट इज एडकर मॉडल। ठीक है जी, तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज एंड फॉर द एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट, राइट। सो दैट वुड बी इट। सो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर, राइट। सो ड्यूरिंग अ यूनियन मैनेजमेंट नेगोशिएशन, the discussion broadens to include not on just wages and benefits, but also the overall relationship between the supervisors and their teams, and the collective ties between the different labor unions within the company. This comprehensive scope of discussion falls under the purview of the what management field? Stress management में आएगा, industrial relationship में आएगा, knowledge management में आएगा, या फिर human resource development। See, if we talk about the stress management, तो stress management जो है वो therapist से डील करता है, वो डील करता है ट्रीटमेंट के साथ, राइट। दैट्स नॉट रिलेटेड टू इट। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, यस इट्स बेसिकली रिलेटेड, बिकॉज इसमें इंटरेक्शन होती है वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, राइट। एंड फर्दर इट कैन बी ट्रेस बैक, लाइक अगर मैनेजमेंट्स के बीच में, यूनियंस के बीच में, यूनियंस के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो दैट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन बी जो है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नॉलेज मैनेजमेंट क्या रहता है? नॉलेज मैनेजमेंट का कंसर्न होता है रिलेटेड टू कि आपने जो नॉलेज है उसको जनरेट करना है, शेयर करना है, एंड जो उसको मैनेज करना है, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, राइट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स रिलेटेड टू नॉलेज मैनेजमेंट। वो भी नहीं है। अगर एचआरडी की बात करें तो वो इंडिविजुअल के प्रोग्रेस के ऊपर बात करता है कि वो कैसे स्किल्स को एक्वायर करेंगे, चाहे वो करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, चाहे फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो आंसर जो है यहाँ पर दैट्स ऑप्शन बी। नाउ let's move to the next question, 29th from organizing. A manager assigns a critical task to a subordinate. तो एक critical task जो है वो subordinate को कर दी जाती है assign, right? And giving them the full right to command other team members and utilize resources to complete it. However, the subordinate fails and the ultimate obligation for the failure rests with the manager who assigned the task. This final non delegable obligation is known as what? इसको हम क्या कहते हैं? It is said to be operating responsibility, accountability कहते हैं, इसको authority कहते हैं, या फिर इसको हम ultimate responsibility कहते हैं, what it is said to be। तो पॉइंट काफी सिंपल सा है, समझने वाला है, लेकिन कि यहां पर है एक मैनेजर, राइट। उस मैनेजर ने इस टास्क को असाइन किया इस पर्सन के पास। सो हेयर वी आर हैविंग द मैनेजर,
एंड मैनेजर ने डेलीगेट कर दी टास्क, असाइन कर दिया किसको, एक सबऑर्डिनेट को असाइन कर दी। अब उसको ये भी बोला कि भाई जितने भी टीम मेंबर्स हैं और आप उनका बेनिफिट ले सकते हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, टास्क कंप्लीट करनी है। लेकिन सबऑर्डिनेट ने टास्क को कंप्लीट किया नहीं, फेल किया। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस मैनेजर की है जिसने असाइन करी थी टास्क। तो इसको क्या बोलेंगे? सो देखो, अथॉरिटी बेसिकली क्या चीज होती है, पहले तो इसको समझो। अथॉरिटी होती है कि आपके पास अधिकार है कि आप ऑर्डर्स दे सकते हो, कमांड दे सकते हो रिसोर्सिस, दैट इज बेसिकली अथॉरिटी। उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, उसको अथॉरिटी कहते हैं, राइट? कि जो मैनेजर ने डेलीगेट किया, ठीक है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट। सो अथॉरिटी होती है पावर टू गिव ऑर्डर्स विच इज व्हाट द मैनेजर डेलीगेटेड। ठीक है, वो नहीं कि जो उन्होंने रिटेन कर लिया, तो दैट इज अथॉरिटी। एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी असाइन की गई थी परफॉर्म करने के लिए, राइट, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज विद द सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो यहां पर थी, जो अथॉरिटी थी वो मैनेजर के पास थी कि वो आगे असाइन कर सकता था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहां पर किसकी है, दैट्स रिलेटेड टू द सबॉर्डिनेट, कि उसने कामकाज करना था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इस इंडिविजुअल के पास है, सबॉर्डिनेट के पास है इस पर्टिकुलर केस में, कि उसने डिजायर टास्क को गो थ्रू करना था। अब वो तो इस चीज के बारे में नहीं दर्शाता, तो ना ये अथॉरिटी है और ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी होती है अल्टीमेट ऑब्लिगेशन फॉर द रिजल्ट, एंड इसको डेलीगेट नहीं कर सकते इवन अगर मैनेजर टास्क को असाइन कर देता है। मैनेजर आंसरेबल रहेगा उसके सक्सेस को लेकर के, उसके फेलियर को लेकर के। तो सबॉर्डिनेट के पास अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्तेमाल कर सकता है चीजों का, वो रिस्पॉन्सिबल है चीज को करने के लिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली किसके पास रहेगी, दैट विल बी द मैनेजर, वो मैनेजर के पास रहेगी, राइट? सो डेफिनेटली इट इज द ऑप्शन बी, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी ओवर देयर। ठीक है, इट इज अ ऑप्शन बी, दैट्स अकाउंटेबिलिटी ओवर देयर। की अकाउंटेबिलिटी किसकी है, वो यहां पर रहने वाली है, मैनेजर की रहने वाली है। एंड व्हाट अबाउट द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, अब इससे पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझ। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल ऑब्लिगेशन होती है मैनेजर की, जो इंश्योर कर रहा था कि जो वर्क किया जाएगा उसके एम्प्लॉय के द्वारा, जिसको उसने टास्क असाइन करी है, कि वो उसको एफिशिएंटली कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो मैनेजर अल्टीमेटली आंसरेबल है इवन आफ्टर डेलीगेटिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली ये अकाउंटेबिलिटी अराइज जो हुई है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अराइज हुई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप इंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर के फाइनल बर्डन को कैप्चर करती है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, अथॉरिटी होता है आपके पास जो अधिकार है ऑर्डर देने का, कमांड करने का रिसोर्सेज के ऊपर, राइट? जो बेसिकली अथॉरिटी एक मिली, अथॉरिटी एक मिली, एक अथॉरिटी मैनेजर के पास थी कि वो असाइन कर सकता है, और एक अथॉरिटी किसको मिली, सबऑर्डिनेट को मिली कि भाई इस टास्क को पूरा करो, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसको टास्क को पूरा करना है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है, बेसिकली जो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर, जो मैनेजर उसके ऊपर है। लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो की फैक्टर है यहां पर इस क्वेश्चन का, कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैनेजर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ let's move toward the question number 30th. It says a manager avoids giving a talented employee a promotion because of a personal bias. तो एक मैनेजर है, वो अवॉइड करते हैं कि भाई एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है उनको हमने प्रमोशन नहीं देना क्योंकि उनका कुछ पर्सनल बायस रहा होगा, इवन दो द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आर एक्सीलेंट। जो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा। दिस डिसीजन कुड लीड टू डिमोटिवेशन एंड पोटेंशियली cause the employee to leave. This situation is an example of disadvantage of performance appraisals related to, तो किस चीज के अप्रेजल का ये डिसएडवांटेज है, that we need to answer. First one it says time consuming nature. देखो इशू जो डिस्क्राइब किया गया वो क्वालिटी एंड फेयरनेस से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टाइम, सो दैट्स नॉट इट। क्रिएटिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, देखो
डेफिनेटली एक्शन जो है वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, लेकिन जो रूट कोज एक्शन का वो बेसिकली बायसनेस है, ठीक है? तो ऑप्शन सी जो रहेगा बायसनेस से रिलेटेड, दैट इज द राइट आंसर। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन डी कि स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस है, तो डेफिनेटली मैनेजर का जो बायस्ड डिसीजन है वो एक स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस बना देगा, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वो बायसनेस से रिलेटेड है, ठीक है? तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। An organization ensures that all the departments, such as marketing, production, finance, and are working toward the same overarching company goal of launching a new product. This principle, which states that all persons working in company should have one goal, one motive, is known as what? कि हर एक कंपनी में जो भी पर्सन है उसका एक गोल, एक मोटिव होना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, वन बॉस शुड बी देयर। तो ये तो आंसर नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं कंपनी में, वो एक गोल के लिए काम करें, एक मोटिव के लिए काम करें, जिससे काम करना और आसान हो जाएगा एंड डेफिनेटली जो सेट गोल है उसको अचीव भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? उनको इंटीग्रेट करना, तो वो भी आंसर नहीं है। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर। इट्स रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ द लेबर, कि लेबर को आपने डिवाइड कर दिया, जहां पर जो टास्क हैं उनको छोटी छोटी जॉब्स में बांटा जाएगा, दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। Now, let's move toward 33rd, 32nd question towards staffing. An organization is struggling to keep its top performing employees who often leave for better opportunities, right? To counter this, the management decides to implement a strategy that involves exit interview, stay interviews, and employee focus groups to pinpoint specific reasons for turnover and design highly relevant solutions. This approach is an example of what type of retention strategy? कौन सी रिटेंशन स्ट्रेटजी है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपने एक इफेक्टिव प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना है। लाइक ये देख कर कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, एंड एक जनरल अप्रोच क्या होती है, दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। आप सब कुछ कर रहे हो, राइट? बेस्ड अपॉन डाटा ड्रिवन टारगेट मेथड डिस्क्राइब के हिसाब से आप कर रहे हो सब चीजें, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। वो तो केस नहीं है, राइट? बिकॉज हम तो कह रहे हैं कि हम तो इंटरव्यूज करवाएंगे, हम तो बेसिकली पिन पॉइंट स्पेसिफिक रीजंस देखेंगे टर्नओवर के, उसके बारे में। ऑप्शन बी सेज स्ट्रेटजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन। देखो, स्ट्रेटजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन, या इसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी टारगेटेड टैक्टिक्स। वी से टू बी टारगेटेड टैक्टिक्स, एब्सोल्युटली दैट्स द करेक्ट आंसर। यही है, ठीक है जी, कि आप एग्जिट इंटरव्यूज लेते हो, स्टे इंटरव्यूज लेते हो, एम्प्लॉय फोकस ग्रुप्स बनाते हो, ये अलाउ करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिसाइजली डिफाइन कर पाएगी, देख पाएगी कि प्रॉब्लम कहां पर है, और उसके अकॉर्डिंगली रेलेवेंट प्लान्स बना पाएगी, ठीक है? तो वो स्ट्रेटजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन होता है, जिसको हम टारगेटेड टैक्टिक्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ब्रॉड बेस्ड टेक्निक्स की बात करें, तो बेसिकली क्या होता है कि आप रिटेंशन प्लान क्रिएट करते हो एंड फर्दर बेसिकली उसको टेलर करते हो, टेलर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, टारगेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? दैट्स द केस। एंड ऑप्शन डी, इफ वी टॉक अबाउट बेंचमार्किंग, सो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम टर्नओवर रेट्स को कंपटीटर की टर्नओवर रेट्स के साथ कंसीडर करते हैं, या फिर हम एक अपनी अपनी कंपनी की जो हिस्टोरिकल टर्नओवर रेट थी उससे कंपेयर करते हैं, तो हम बेसिकली देख पाते हैं कि टर्नओवर एक प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आप इंटरव्यू का इस्तेमाल करो, फोकस ग्रुप का इस्तेमाल करो, ठीक है? तो बेंचमार्किंग इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32nd। 33rd क्वेश्चन देखते हैं, स्टाफिंग से रिलेटेड है। अ कंपनी प्रोवाइड्स न्यूली हायर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विद एन इंटेंसिव प्रोग्राम where they learn specific coding languages and proprietary systems used by the firms. This process is designed to improve their ability to perform their job duty effectively from day one. This constructive activity is based on what? Selection, recruitment, training, retention. Definitely it's related to training. ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना, क्योंकि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो ना काइंड ऑफ उनको, राइट? तो दैट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप स्किल्स को बढ़ा रहे हो, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, नॉलेज को बढ़ा रहे हो, ताकि वो
जिस काम के लिए उनको लगाया जा रहा है वो ज्यादा बेटर वे में कर पाए, ठीक है। तो नए डेवलपर को यहाँ पर लगाया गया and उनको बताया गया, तो आंसर इज ट्रेनिंग ओवर देयर। सिलेक्शन द प्रोसेस है कि आप सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ये भी नहीं है। रिक्रूटमेंट होता है कि आप बाकियों को एलिमिनेट कर देते हो, एक सिलेक्ट कर लेते हो, बेस्ट हायरिंग कर लेते हो। रिटेंशन होता है बेसिकली आप एबिलिटी सो एज टू कीप द एम्प्लॉयज फ्रॉम लिविंग द कंपनी, ठीक है, वो रिटेंशन होता है, वो भी नहीं है। चलो, क्वेश्चन 34th, a manager is reviewing an organizational document that provides a graphical top-down pyramid-like representation of entire formal structure of the company. तो एक ग्राफिकल, ध्यान से समझना, ग्राफिकल टॉप डाउन पिरामिड लाइक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये पर्सन उसके आगे ये पर्सन फिर आगे ये पर्सन, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, शोइंग द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट। विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज द मैनेजर एग्जामिनिंग? सप्लीमेंट्री चार्ट है, हॉरिजॉन्टल चार्ट है, सर्कुलर चार्ट है, या वर्टिकल चार्ट है? सो डेफिनेटली इट्स अ वर्टिकल चार्ट, बिकॉज टॉप डाउन हम गो थ्रू कर रहे हैं। So it's a vertical chart that we are referring to, right? So option D is the correct answer. ठीक है, टॉप डाउन चार्ट बेसिकली क्या होता है कि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देते हो हायरार्किकल पिरामिड के रूप में, कि लाइन ऑफ कमांड क्या है, ऊपर से नीचे कैसे जा रहे हैं। इफ वी लुक एट द सप्लीमेंट्री चार्ट आपको इन डेप्थ लुक प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की। सो वी कैन से इट टेल्स अस अबाउट द इन डेप्थ लुक ऑफ अ डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और अगर हॉरिजॉन्टल चार्ट की बात करें, राइट, लेफ्ट टू राइट चार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली चेन ऑफ कमांड को हॉरिजॉन्टल सेक्शन में डिवाइड करता है। सो वी कैन से चेन ऑफ कमांड इन हॉरिजॉन्टल, एक ही लेवल के ऊपर किस तरह से चेन चल रही है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये ग्राफ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट, वर्टिकल नहीं है, ठीक है। एंड इफ वी लुक एट द सर्कुलर चार्ट क्या होता है? ये बेसिकली डिस्प्ले करता है जॉब को एक सर्कुलर फॉर्म में, राइट, जो बेसिकली विजुअली डिस्टिंक्ट लगती हैं फ्रॉम टॉप डाउन पिरामिड स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड, राइट। तो डेफिनेटली उससे तो अलग ही है, लेकिन सर्कुलर चार्ट आपको क्या डिस्प्ले करता है? जॉब्स को डिस्प्ले करता है एक सर्कुलर फॉर्म में, दैट्स अ सर्कुलर चार्ट। Now let's move toward the 35th question. To improve employee retention, a company provides every new hire with an accurate and realistic overview of their daily tasks, challenges, and work environments during the interview process. The goal is to ensure that the candidates' expectations are aligned with the reality of the job, thereby reducing early turnover. This is an application of effective retention practice, fair supervision, possibilities of socializing, hiring, या फिर compensation reward. देखो, अगर हम फेयर सुपरविजन की बात करें तो वो क्रिटिकल फैक्टर है, लेकिन वो किससे रिलेट करता है? वो ऑनगोइंग मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रिलेट करता है, इनिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेट नहीं करता, ठीक है। एंड फर्दर पॉसिबिलिटीज ऑफ सोशलाइजिंग की अगर हम बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जैसे आपका नया एम्प्लॉय है वो किस तरह से सोशलाइज करते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं कंपनी के कल्चर में जब उनको हायर कर लिया जाएगा। नॉट रिलेटेड टू सिलेक्शन पर्पस। हायरिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड टू इफेक्टिव जो प्रैक्टिस है हायरिंग की, उसमें एक चीज रहती है कि अगर आप एक एप्लीकेंट को एक्यूरेट प्रीव्यू दे दो कंपनी में कैसे काम होगा, क्या नई चीज होगी, तो अर्ली टर्नओवर को डेफिनेटली रिड्यूस किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंपनसेशन एंड रिवार्ड, दैट्स रिलेटेड टू पे एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर, राइट। तो वो बेसिकली हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो नहीं है, लाइक जो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, जॉब से रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो नहीं है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट। नो। 36th question. Two department heads are in a disagreement over a resource allocation for a project. The CEO steps in, not to ignore the issue, but so as to an impartial mediator, right? So as to act as an impartial mediator. The first step taken is to ensure both parties understand the nature of the problem and feel safe to discuss it openly. This initial action is crucial part of which conflict resolution strategy? ठीक है, कौन सी conflict resolution strategy का part है? Identify a solution, refrain from ignoring the conflict, explain the nature of the issue, maintain vigilance, follow up. देखो, when we are talking about identifying a solution, तो आइडेंटिफाइंग सोल्यूशन आता है जब प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हो, लाइक आफ्टर द प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कस्ड, तो आप सोल्यूशन को आइडेंटिफाई तभी करोगे ना, वो तब बात है। दैट्स बेसिकली नॉट रिलेटेड टू द पार्ट, राइट, जो अभी चल रही है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम रिफ्रेनिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट बेसिकली होता है सो एज टू इंटरवीन, ठीक है। अगर आप नेचर ऑफ इशू को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो स्पेसिफिकली एक्शन है ड्यूरिंग द मीडिएशन, वो मीडिएशन का स्टेप है, दैट्स नॉट रिलेटेड टू इट, राइट। एंड फर्दर थर्ड, इट्स रिलेटेड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इशू,
डेफिनेटली दिस इज अ स्पेसिफिक स्टेप इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहां पर जो मीडिएटर है वो ये चीज को मेक श्योर करता है कि सभी पार्टी जो है वो अवेयर है कि वो इम्पार्शियल रहेगा एंड वो फ्री है कि वो डिस्कस कर सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, राइट? दिस इज व्हाट द सीईओ इज डूइंग राइट नाउ। सो दिस इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इशू, ठीक है। एंड ऑप्शन डी की बात करें, इट्स रिलेटेड टू मेंटेन विजिलेंस एंड फॉलो अप। तो मेंटेनिंग द विजिलेंस एंड फॉलो अप वो होता है जब सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इस चीज को देखने के लिए कि वो वर्किंग में रहे, ठीक है। वो बिल्कुल एंड में जाके चीज होती है, नॉट इन द स्टार्ट, इनिशियल तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देन इट्स रिलेटेड टू स्टाफिंग। An organization's HR department compiles a detailed document that contains all pertinent information about each position, including authority, responsibility, and operational guidelines. This document supplements the horizontal chart and aims to provide uniformity in procedures and practices. What is this document called? इस document को क्या कहते हैं? Organization manual, organizational manual, a system approach to staffing, a performance appraisal, या फिर industrial relations policy. What it is said to be? तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल ही कहते हैं। एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा दी गई है उसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हर एक पोजीशन के लिए जरूरी हैं एंड यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है। सो दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। सिस्टम जो अप्रोच होती है टू स्टाफिंग, वो एक कंसेप्चुअल मॉडल है, लाइक जिससे आप मैन पावर नीड को एनालाइज करते हो, मैनेज करते हो। कोई डिसी आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, मैन पावर नीड्स को आप बेसिकली एनालाइज करते हो, मैन पावर नीड्स को देखते हो कि कितनी मैन पावर की नीड आपको, उसके बारे में देखते हो, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एम्प्लॉय की जॉब की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने से रिलेटेड है ना, वो तो है ही नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी होती है वो मैनेजमेंट के बीच में, यूनियन के बीच में रिलेशनशिप को गवर्न करती है, राइट? सो दैट्स डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, a project manager is given the right to command her team and take necessary actions to complete a project. In return, she has an obligation to perform the duties assigned to her properly. According to the provided definition, these two concepts are known as what? Respectively. क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर को राइट दे दिया कमांड करने का, ठीक है, कि वो अपनी टीम को कमांड कर सकती है। तो कमांड करने का जो राइट होता है वो होती है अथॉरिटी। क्या होती है वो? अथॉरिटी होती है, ठीक है जी। तो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब उसके बाद क्या है कि इन रिटर्न शी इज हैविंग ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज, कि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ड्यूटी को परफॉर्म करना है। वो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क असाइन प्रॉपरली, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू प्राइवेट थिंग्स ओवर हियर, इन रिटर्न शी हैज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू हर प्रॉपरली, जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बी के बारे में, नॉट रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है। सो दैट्स नॉट द केस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 39। A company has a high turnover rate, employees आ रहे हैं छोड़ छोड़ के। To understand if this is a problem, the HR manager first compares the company's current turnover to its rates from the past 5 years. Next, the manager compares the company's rate to the average turnover rate within the specific industry. These two analytic activities are example of what? इंटरनल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। यस, जब कंपनी के बीच में देख रहे हो तो इंटरनल बेंचमार्किंग है, जब कंपनी के बाहर देख रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। सो डेफिनेटली ऑप्शन जो है आपके पास ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, ऑप्शन वो बी तो सिर्फ ऑपोजिट करके लिखा हुआ है। ऑप्शन सी देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी एंड टारगेटेड स्ट्रेटजी। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी एंड टारगेटेड स्ट्रेटजी जो होती है वो एनालाइज करने के लिए नहीं है टर्नओवर रेट को, वो बेसिकली इंप्रूव करने के लिए रिटेंशन रेट को, सो एज टू इंप्रूव द रिटेंशन रेट। ऑप्शन ना तो बी है ना सी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टर्नओवर एनालिसिस एंड द नीड्स असेसमेंट, वो ब्रॉडर टर्म्स हैं, वो ब्रॉडर टर्म्स हैं। अगर टर्नओवर एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जो स्पेसिफिक कंपैरेटिव प्रोसेसेस हैं, राइट? सो ऑप्शन डी इज अ ब्रॉडर वन, राइट? तो ये पार्शली वी कैन से करेक्ट बट नॉट फुली करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो, इट सेज a company is undergoing a major restructuring, right? The process is jarring for employees who must let go of old processes and team structures. According to the Bridges transition model,
This initial and often difficult phase where employees must deal with loss before they can move forward is known as what? इस चीज को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल जोन कहते हैं, न्यू बिगिनिंग कहते हैं, अनफ्रीजिंग कहते हैं, एंड गिव अप एंड लेट गो कहते हैं. व्हाट इट इज सेड टू बी. वी आर टॉकिंग अबाउट कि कंपनी जो है एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है. राइट नाउ इट्स डूइंग अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग एंड प्रोसेस जो है वो एम्प्लॉयज को जारिंग कर रहा है, एंड हु मस्ट लेट गो ऑफ ओल्ड प्रोसेसेस एंड टीम स्ट्रक्चर्स. तो ब्रीजिंग का जो ट्रांजिशन मॉडल है उसके हिसाब से इनिशियल एंड ऑफन डिफिकल्ट फेज जो है वेयर एम्प्लॉयज मस्ट डील विद लॉस बिफोर दे कैन मूव फॉरवर्ड इज नोन एज. उसको क्या कहते हैं? देखो, ब्रिजेस के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस होती हैं ट्रांजिशन की. ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ द ट्रांजिशन. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर. फर्स्ट स्टेज, then this is going to be the second stage we are going to talk about, and the third stage definitely, right? So जो first stage है, that's actually the ending, losing, letting go. It is ending, losing, letting go. ठीक है. अब ending, losing, letting go क्या होती है कि लोगों को सामना करना पड़ेगा कि वो क्या गिव अप करने वाले हैं. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट फेज. सेकंड जो होता है दैट्स द न्यूट्रल जोन. दैट्स द न्यूट्रल जोन. अब न्यूट्रल जोन क्या कहता है? न्यूट्रल जोन होता है कि इन बिटवीन, लाइक कंफ्यूजन है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अभी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, राइट? दैट्स न्यूट्रल जोन. एंड फॉर द थर्ड इट्स रिलेटेड टू जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स अ न्यू बिगिनिंग. दैट्स अ न्यू बिगिनिंग. ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेंस कर लिया आप चीज से रिलेटेड, वो होता है. अब ये स्टेज, इसमें आंसर क्या रहेगा? द आंसर विड बी एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग गो स्टेज. ठीक है, ब्रिजेस मॉडल में जो ट्रांजिशन होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, एंड सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं होता है. फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज रिलेटेड टू कि पुराने प्रोसेसेस को जाने दो, रूल्स को जाने दो, टीम स्ट्रक्चर को जाने दो. यानी कि आप लॉस के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, फियर के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ डील कर रहे हो, राइट? एंड एम्प्लॉयज काफी इमोशंस फील करते हैं, डिनायल, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, राइट? इससे पहले कि वो आगे बढ़ते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज एंड, गिव अप एंड लेट गो. जो न्यूट्रल जोन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो किससे रिलेटेड होता है. न्यूट्रल जोन सेकंड स्टेज होती है. ठीक है, कंफ्यूजन, एम्बिगिटी की स्टेज होती है, नॉट द आंसर. न्यू बिगिनिंग इज द लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज. अनफ्रीजिंग इज नॉट even रिलेटेड टू, दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेविन्स मॉडल. ये तो लेविन मॉडल का पार्ट आ गया ना, दिस इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर. A manager is trying to foster better teamwork and knowledge sharing among different generations in their department. They launch a program where experienced baby boomers are paired with the tech savvy millennial employees so that they can learn from each other's unique skills and perspectives. This initiative is a practical application of which strategy for managing the generations? Do not make any assumptions. Focus on the people around you rather than the trends. Avoid using labels. Acknowledge and celebrate the differences. See, if we look at the option A and option C, that's related to like do not make assumptions, yeah, avoid using labels, right? तो these are basically related to good general principles. यानी कि जब अपने generations को manage करना होता है ना, तो आप assumptions ना बना के चलो. ये मत सोचो कि ये तो पुराना बंदा है तो ये सिस्टम पे काम कर ही नहीं पाएगा, या ये नया बंदा ये तो लेजी बहुत है. ऐसी assumptions मत करो. पहली चीज तो ये उससे रिलेटेड नहीं है. एंड जो सेकंड है अवॉइड यूजिंग लेबल्स, तो लेबल्स मत उनके लिए यूज करो. दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट. तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि अगर अपने जनरेशन को मैनेज करना है, राइट? तो डेफिनेटली दैट्स नॉट रिलेटेड टू इट. इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, दैट्स फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल्स रेदर देन द ट्रेंड्स, तो डेफिनेटली इट्स अ, ये एक रिकमेंडेड अप्रोच है. ठीक है, वो भी एक रिकमेंडेड अप्रोच है. लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होती है किसकी? मेंटरशिप कंसेप्ट की होती है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो होता है वो एक डायरेक्ट बेसिकली आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है मेंटरशिप कंसेप्ट की. तो ये भी आंसर नहीं रहेगा, राइट? अदरवाइज इट दिस इज आल्सो रिकमेंडेड अप्रोच. ये भी एक, लेट मी राइट ओवर हियर, दिस इज आल्सो रिकमेंडेड अप्रोच. ठीक है, ये भी रिकमेंडेड है. ठीक है, तो आंसर करेगा, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस. तो एक्नॉलेज जब हम करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंसेस को, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है
जहां पर कंपनीज प्रोग्राम्स को लॉन्च करती हैं ताकि स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से सीख पाएं। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी जो है वो चीज जो डिस्क्राइब की उससे बिल्कुल मैच करता है, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? So that will be all related to this video. I hope that all the concepts must be clear so far. किसी भी चीज से related doubt है, do let me know in the comment section. And in the next video, we are going to cover the another two chapters from the module A and उसके साथ ही वो वीडियो के भी 2 या 3 पार्ट रहेंगे एंड उसके साथ ही हमारा मॉड्यूल ए जो है ABFM का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे में हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल ए कवर कर लेना है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसी सभी वीडियोस प्रोवाइड कर दूं सभी पेपर से रिलेटेड, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app, राइट? थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।